आपकी बना देना कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनका टारगेट साइट क्या है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और वो उनका टारगेट साइट क्या है। ओके, उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, उसको कंप्लीट करो, प्लस एमसीक्यूज कंप्लीट करो न्यूरल सिस्टम के। एडिशनल जो पीडीएफ दी हुई है उसको कंप्लीट करो। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड ब्रेन की थर्ड पोर्शन हमें क्या देखना है, पीनियल ग्लैंड। ब्रेन में क्या क्या था, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो थर्ड हम देखेंगे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की जो लोकेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट। डॉर्सल साइड पे है, फोर ब्रेन में है, डॉर्सल साइड पे है। डॉर्सल क्या हुआ, ये वेंट्रल हुआ, ये डॉर्सल हुआ। ठीक है, तो पीछे की तरफ है आपकी पीनियल ग्लैंड। देखो, कार्पस कैलोसम, थैलस, थैलम। ओके, तो वी कॉल इट पीनियल ग्लैंड से जब मेलाटोनिन सिक्रीट होता है उसको हम सिंपली जनरल हार्मोन में हम कहाँ पे रखते हैं, स्लीप हार्मोन के नाम से जानते हैं। स्लीप हार्मोन जो हमारा सोना कंट्रोल करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, अभी करते हैं बात इसको। ओके, चलो बताओ, वेंट्रिकुलर सिस्टम से रिलीज होने वाला सब्सटेंस क्या होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टम से रिलीज होने वाला सब्सटेंस CSF। यस बेटा, करेक्ट। क्लियर, तो पीनियल ग्लैंड रिलेटेड होती है वेंट्रिकुलर सिस्टम से। रियल इमेज देख लो। रियल इमेज में आप यहाँ पे, आप रियल में तो क्या है, कलरफुल दिखेगा नहीं, तो इसको इनलार्ज करके आप देख लो तो दिस इज पीनियल ग्लैंड। ओके, ये देखो, ये थर्ड वेंट्रिकल से अटैच्ड है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं बेटा, लोकेशन से रिलेटेड। क्या दिख रहा है इसमें, एक तो ये आपके सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करती है, मतलब पूरे आपके जो 24 आवर का बायोलॉजिकल क्लॉक है। बायोलॉजिकल क्लॉक इज लाइक कि आप का बॉडी कैसे ट्यून है। एक है कि आप कर क्या रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, और आपकी बॉडी कैसे ट्यून्ड है। तो वो एक क्रोनिक, मतलब लंबे टाइम से आपके हैबिट के अकॉर्डिंग एक ट्यूनिंग बैठती है, या ये समझ लो कि अगेन वही कंट्री वाइज, इन्वायरमेंट वाइज, एक जो अपना इंटरेक्शन है उन सभी चीजों से रिलेटेड एक हम कहते हैं कि जनरल उस एरिया के लोगों के, ह्यूमंस का एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है। ओके, तो उसमें सोना जगना, अगर आप दो दो काम एकदम एकदम स्ट्रांगली डिवाइड करो, तो आप क्या करते हो, सोते हो, जगते हो, फिर जगते हो तो कुछ और करते हो। ठीक है, तो अगर आप अपनी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करो तो आपकी बॉडी एक जगी हुई है, एक सोए हुए हो आप। समझना है इस चीज को। ठीक है, तो पीनियल, ओके, तो पीनियल ग्लैंड से जो मेलाटोनिन होता है, एक्चुअली उसको सेंस करने के लिए, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपने स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग का सिस्टम समझा था ना, कि डे लाइट और रात में खुलने वाले स्टोमेटा एंड डे लाइट दिन में खुलने वाले स्टोमेटा, तो वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो लाइट के प्रेजेंस में और लाइट के अब्सेंस में रोल प्ले कर रहे हैं। सेम वे में जो मेलाटोनिन है, जो मेलाटोनिन का सिक्रीशन है, दैट रेगुलेट कर रहा है, वो कैसे, वो दैट रेगुलेट द मैकेनिज्म ऑफ स्लीपिंग। एक यूनिवर्सल जो आपको लगता है कि आप पे ही नहीं, सारे पक्षी जाति से कह लो या सारे बर्ड, सारे एनिमल्स में आप देखो, जो एक एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, कि अब तुम ये नहीं बोलना कि मैम आउल तो जगता है ना, वो बात नहीं कर रहे हैं। हम जनरल बता रहे हैं कि सारा जो एक जनरल अर्थ पे फिनोमेना चल रहा है, दैट रेगुलेटेड बाय द, कि दिन में सबको जगना है, रात में सबको सोना है। वो सोना ऐसा नहीं है कि रात हुआ और सो गए। जैसे आप नॉर्वे वगैरह कंट्री का आपने सुना होगा कि वहां कभी रात होती ही नहीं है, तो क्या वो लोग कभी सोते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वहां के घरों के स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि वहां पे अनाउंस होता है कि टाइम से, कि दैट इज द टाइम फॉर स्लीप, क्योंकि वहां अंधेरा तो होने वाला नहीं है।
तो वो वहां पे क्या होता है, उनके कर्टन्स, उनका घर उस तरीके से मेंटेन होता है जिसमें अंधेरा हो, क्योंकि दैट डार्कनेस इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ मेलेटोनिन। ठीक है, जब डार्कनेस होगी, अंधेरा होगा, तो पीनियल ग्लैंड अपने आप एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव हुई मतलब एक्टिव इन द केस मेलेटोनिन के फॉर्मेशन के लिए एक्टिव। मेलेटोनिन का फॉर्मेशन हुआ, मेलेटोनिन का फॉर्मेशन हुआ, इसने अब स्टिमुलस, इसने फंक्शन कराना स्टार्ट किया एंड नींद आ जाती है। तो एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो पीनियल ग्लैंड से जो मेलेटोनिन सिक्रीट होता है, और ये ऐसा तो नहीं है कि आप इसको सिक्रीट करा रहे हैं, मैंने बोला ना अंधेरा हुआ इसका सिक्रीशन स्टार्ट है। तो इसलिए सभी जानवर, सभी लोग जो भी जो जहाँ पे है, वो सभी का एक सेट है अपने अर्थ पे कि रात होने के बाद, अब नॉकटर्नल को छोड़ दो भाई, नॉकटर्नल की बात नहीं कर रहे, ठीक है, नॉकटर्नल को छोड़ दो, एक नॉर्मल डायोरल जो लोग होते हैं जो दिन और रात में, रात को जिनका स्लीप रहता है, वो उसके सिक्रीशन, क्योंकि नेचुरली अंधेरा होते ही मेलाटोनिन सिक्रीट होने लगा, एंड मेलाटोनिन इंड्यूसेस स्लीप। ऐसा नहीं है कि आपको सोना है इसलिए मेलाटोनिन सिक्रीट हो रहा है, मेलाटोनिन ऑटोमेटिकली सिक्रीट हो रहा है एंड देन आपको नींद आ जाती है। ठीक है, रिवर्स क्या है, रिवर्स इसका, इस साइड देखो लेफ्ट साइड में, अब सुबह हो गई, सुबह हुआ तो रोशनी हुई, ठीक है, नेचुरल नेचुरल फिनोमेना है। सनरेज आ रही है सब जगह, जहां तक सनरेज पहुंच रही है आपकी आंखों में उसकी एंट्री हो रही है, आंखों में एंट्री हुई। अब अगेन एक टफ्ट ऑफ नर्व्स वहां पे है, न्यूक्लियस रेफस करके, न्यूक्लियस रेफस से जो सिक्रेशन होगा वो अवेकनिंग का सिक्रेशन करता है एंड मेलाटोनिन को सप्रेस कर देता है, इनहिबिट कर देगा, तो नींद नींद नहीं आती फिर। अब ये भी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, ये एक जनरल बात हुई। ओके, तो डे पीरियड में, लाइट पीरियड में इनहिबिशन करती है, लाइट इनहिबिट करेगा मेलाटोनिन के सिक्रेशन को। दिस इज योर डायरेक्ट क्वेश्चन जो वर्क करता है आपका सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस के ये नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस के थ्रू, मतलब आपका ऑप्टिक काइज्मा हुआ, उसके बाद कोई बंच ऑफ गैंग्लियंस हैं, कोई बंच ऑफ नर्व्स हैं, जो कि एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मैंने क्या बोला है, जहाँ पे टफ्ट है, ठीक है, जहाँ पे टफ्ट ऑफ न्यूरॉन्स है, इट इज, यू कैन सी रिलेट इट विद द स्मॉलर गैंग्लियन। ठीक है, पेरीफेरल में हम गैंग्लियन वर्ड यूज करते हैं एंड सेंट्रल में हम उसके लिए न्यूक्लियस वर्ड यूज करते हैं। तो ये कोई सेल के अंदर वाला न्यूक्लियस नहीं है, हम 2-3 बार बता चुके हैं। तो सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस से ये ट्रांसपोर्ट होके सिग्नल ट्रैवल करता है पीनियल ग्लैंड पे एंड देन उसको वहां पे इनहिबिट कर देता है मेलाटोनिन का सिक्रेशन, इसलिए दिन में लोग एक्टिव रहते हैं और दिन में उन्हें नींद नहीं आती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन इसलिए है कि वो मेलाटोनिन से नहीं है, देयर इज समथिंग एल्स, और भी कुछ है जो दिन में भी लोगों को सुलाए रखा है, या हाइपर सिक्रेशन है, एक्टिव है। तो भी एक, जो मैंने बोला ना, फाइनली तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डिसाइड करता है कि आप कब सो रहे हो, कब जग रहे हो, और आप एक जहाँ पे पैटर्न आपका सेट है ना, आप उसी टाइम पे अपने आप, चाहे आपने अलार्म लगाया हो या नहीं लगाया हो, आपकी बॉडी अपने आप आपको जगा देती है। ठीक है, इसमें भी कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। अगर आपको सुबह सुबह बहुत जरूरी कोई काम है और आपने बहुत शिद्दत से सोच रखा है कि आपको उठना ही है, उठना ही है, ठीक है, तो आप अलार्म बजने के जैसे आपने कई बार फील किया होगा, और ये सब साइंस है, ये ऐसा नहीं कि बाई चांस आपसे होता है। ठीक है, मैं कह रही हूँ बहुत शिद्दत से आपने फील किया होगा, सोने के पहले आपने चाहा होगा नींद खुल जाए, नींद खुल जाए, नींद खुल जाए, मुझे उठना है, मुझे उठना है, इस तरीके से आपको बहुत अंदर से, सिर्फ चिल्लाने से नहीं, कह रहे मुझे जगाना है, मेरे ये अलार्म, जैसे फनी वीडियोस होते हैं, 6:30, 6:35, 6:40, 6:45, 7:30, इस तरीके से 10 अलार्म लगा के सो गए और उसके बाद उठ रहे हैं 10-11 बजे, काम खत्म। ठीक है, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे। सिंपल ये है कि आप जब एक बॉडी को सिग्नल भेजते हो, ब्रेन को सिग्नल भेजते हो कि आपको जगना है, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड भी यहाँ पे रोल प्ले करता है। वो सोने के टाइम आपको ट्रिगर करता है कि हाँ, इस तरीके से कोई आपने इम्पल्स जनरेट की थी कि आपको उठना है, और वो उस टाइम पे, मेरे साथ भी होता है कई बार, ब्रेन आपका ऐसे वर्क करता है कि अलार्म बजने के 10 मिनट पहले ही उठ गए, नींद खुल गई, और अलार्म बिना वजह ही टर्न ऑफ का नोटिफिकेशन आता है कि अपकमिंग अलार्म टर्न ऑफ, तो आप उसको टर्न ऑफ कर दो। तुम लोग के साथ हुआ है ऐसा? हम्म। टुमारो क्या एग्जाम होगा?
एग्जाम तो संडे है ना, आज क्या है, सैटरडे है क्या? आज तो फ्राइडे है ना पृथ्वी। हाँ, प्रोसेस करके स्टिमुलेशन करेगा। स्टिमुलेशन इन द सेंस, अब ये तुम्हारा ये रिवर्स वाला इनिबिटरी के लिए स्टिमुलेशन करेगा और अवेकनिंग, जो अवेकनिंग सिक्रीशन है उसको रिलीज कराएगा। वर्क वो दोनों ही कर रहा है, सिग्नल तो यहीं से जा रहा है, अंधेरा भी आपकी आंख सेंस करती है, रोशनी भी आपकी आंख सेंस करती है। रोशनी के केस में वो किस तरीके से सिग्नल दे रहा है पीनियल ग्लैंड को, दैट इज डिफरेंट। उजाले के केस में, सॉरी, अंधेरे के केस में वो किस तरीके से सेंस करा रहा है, दैट इज डिफरेंट। ओके, अब एक छोटा सा पैराग्राफ है एकदम, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना। द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। पहला क्वेश्चन, लोकेशन वाइज तो आपके देखो बेसिक है बेटा, यहाँ पे आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं बनने वाले हो। द ब्रांच ऑफ डेली, तुम्हें चलो कुछ बातें करते हैं ना। द ब्रांच जिसमें आप हार्मोन सिस्टम को पढ़ते हो, दैट इज एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट लकीली मैंने बीएचयू के एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में 6 मंथ का प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट 80s 1980s से लेके 90, मतलब 1990 वाले एरा में 95 तक का एक सर थे वहां पे, ओपी सर। उस केस में ये एशिया की नंबर 1 एंडोक्राइनोलॉजी लैब थी, एशिया नंबर 1। और इसका जो माहौल था ना, जो मतलब मैं उस वक्त बच्चे की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया था। मैं तो तब मैं क्या कर रही थी, एमएससी सेकेंड ईयर में थी। ठीक है, और मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, तो हम लोगों का डिसर्टेशन वाला जो रहता है प्रोजेक्ट, उसमें 6 मंथ का डिसर्टेशन रहता है। तो व्हाट आई हैव चोजन कि मैं बनारस में ही रह के प्रोजेक्ट करूंगी। बाकी सारे हमारे बायोटेक के जो बच्चे थे, मतलब कलीग्स थे, वो सभी हैदराबाद साइड चले गए थे, बट मुझे घर पे रहना था। तभी मेरे यहाँ ऐसा केस हुआ था मम्मी का, तो मेरी छोटी सिस्टर भी थी, मुझे घर पे रहना था, तो फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। और तुम रिलेट कर सकते हो कि एंडोक्राइनोलॉजी उतना रिलेटेड नहीं है मुझसे, बायोटेक्नोलॉजी टेक्निकली बहुत रिलेटेड नहीं था, लेकिन हाँ आपको एक्सपोजर, मुझे एक्सपोजर वहाँ पे बहुत अच्छा मिला। और इतनी बड़ी लैब में, अब चलो 1995 में वो तब तक रही होगी, नंबर ये सर रिटायर कर गए, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली अब हमारे, तुम्हें पता है कि जो इंडिया के पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हुए, काम थोड़ा, प्रोडक्शन हो सकता है कम है, और बाहर की कंट्री में ऑब्वियसली ज्यादा है। तो ये धीरे धीरे नंबर 1 तो नहीं रही, लेकिन फिर भी इसका एक लेवल है आज भी। तो जो एंडोक्राइनोलॉजी लैब थी, यहाँ पे मेरे को एकदम बच्चों की तरह ट्रीट किया गया। हाँ ये कोई बच्ची है, आइए प्रोजेक्ट के लिए, दे दिया गया कि हाँ क्लैरियस बट्रैकस मांगुर मछली जो आप लोग बोलते हो, उस पे दे दिया गया कि मुझे मुझे इस पे हार्मोनल इम्पैक्ट देखना है। ठीक है, यही थायराइड का, थायरॉक्सिन का, और ग्रोथ हार्मोन का, और सेक्स हार्मोन का, इनके इम्पैक्ट उनके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट पे मुझे एनालिसिस करना था। तो मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है। अब यहाँ से आगे की कहानी हम नहीं करेंगे, कभी बात करेंगे फुर्सत से, क्या हुआ, कैसे वो प्रोजेक्ट एंड हुआ, सब अच्छे से हुआ। और सर की एक्सपेक्टेशन से, मोर देन एक्सपेक्टेशन से, उन्होंने ऐसे ही कुछ रिवर्सिबल चीज दे दिया मुझे कि ये करोगे तो ये करो। और मैं जितने रिसर्च आर्टिकल पढ़ रही थी उस टाइम, जैसे ए से बी की तरफ जाने का रिसर्च आर्टिकल मिल रहा था, और उन्होंने मुझे खेल खेल में दे दिया बी से ए जा, लाइक कि ऐसे ही साइंटिफिक की, चलो उल्टा करके देखते हैं। और मैं थोड़ा एनिमल हैंडलिंग में तो अच्छी थी ही नहीं, कभी मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, खून खराबा, कटिंग वटिंग, इसमें मैं जूलॉजी की भी नहीं हूँ, कहीं से मेरा नहीं था। बट ठीक है, जब डिमांड आया कि करना ही है करना है, तो एक सर थे, उनके साथ कोलैबोरेट करके मैंने ये स्टार्ट किया। वो शुरू शुरू में हैंडलिंग करते थे, उसमें रोज हमें इंजेक्शन देना पड़ता था, हार्मोन की डोज एक्सटर्नली देना है। ठीक है, तभी तो उस हार्मोन का इफेक्ट देखेंगे। तो एक्सटर्नली हम दे रहे हैं, तो उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है, एक्सपेरिमेंट है, वो किया। तो और ये जो उन्होंने रिवर्स दिया था, इसके आने लगे रिजल्ट। ठीक है, इसके रिजल्ट आए, तो इनका एक स्टूडेंट था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो स्टूडेंट उस वक्त पीएचडी कर रहा था। ऑब्वियसली मैं तो ऐसे ही 6 मंथ के प्रोजेक्ट में आई, फिर वो स्टूडेंट को बुलाया गया। फिर
मेरे वर्क को उसने भी हैंडल किया और उसका रिसर्च पब्लिकेशन उस मतलब वो सर के नाम से हुआ। एंड ये जो हेड थे उस डिपार्टमेंट के वो बहुत सारा इम्प्रेस्ड हुए, मतलब कि एकदम रिवर्स काम दिया था और फिर भी रिजल्ट, मतलब मेरी प्रॉपर हैंडलिंग और जो भी वहां पे चल रहा था उससे उनको रिजल्ट दिखा। तो पहले वो ऐसे ही लेते थे कि ये क्या ही रिजल्ट होगा, कुछ डिस्टर्ब कुछ गड़बड़ होगा, इस तरीके से रीचेक करो, इस तरीके से काफी कब पहले तो मिलते नहीं थे। और जब मिलते थे तो डर भी लगता था कि इतने सीनियर सर लोग हैं, कहाँ टाइम देंगे पीएचडी के बीच में, कहाँ मेरा सुनेंगे। लेकिन एट द एंड काफी अच्छा रहा था वहां से। तो आपको ये एक जो सिस्टम है ना, जो हार्मोन का सिस्टम है, इसको समझो कि ये कोई भी हार्मोन इट इज लाइक, जैसे मैंने तुम्हें ब्लड क्लॉटिंग के टाइम बताया हुआ है कि एक लिवर सिस्टम है, ठीक है, एक आपका बैलेंसिंग सिस्टम है। ये अगर फंक्शन नॉर्मल पे कर रहा है तो ये ज्यादा होगा तो भी डिजीज कॉज करेगा, एबनॉर्मलिटी है। ये कम होगा तो भी डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग के केस में हमने देखा था कि अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल, एंड ब्लड क्लॉट ज्यादा हो रहा है दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल। तो उसी तरीके से हार्मोन के बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में फंक्शन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये चीजें जो है दैट इज वेरी क्वालिटेटिव, इनकी बहुत क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होती है कि कितना अमाउंट आपने इंक्रीज किया उससे क्या इम्पैक्ट होगा। ओके, तो ये तो रहा आपका पहला एमसीक्यू। दूसरा आप मार्क करो, पीनियल सीक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का सिक्रीशन पीनियल ग्लैंड से। चलो बताओ, मेलाटोनिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा होगा? विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ मेलाटोनिन? थैंक्स बच्चा। वो इकलौती मेरे लाइफ की ऐसी स्टोरी है जिसमें मैंने एनिमल से डील किया है, बाकी मैंने कभी एनिमल पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया उससे ज्यादा। चलो बताओ, मेलाटोनिन को सिक्रीट करने के लिए कौन सा स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा और कहाँ से सिक्रीट होगा? आगे सुनते भी रहो। मेलाटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ अ 24-hour diurnal rhythm of of our body, that is known as circadian cycle. फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम। रिदम होता है ना, जैसे आप म्यूजिक सुन रहे हो, आप आपने बढ़िया कोई योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, या आप डांस ही कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डांस कर रहे हो और पीछे से कोई सहनाई वादन चला दे, ठीक है, डांस वाली म्यूजिक बंद हो गई और आपका एक पी 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 सहनाई बजने लग रहा, तो क्या आप उस पे आप उस रिदम पे कंटिन्यू रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। और जस्ट आप मेडिटेशन वाली कोई म्यूजिक पढ़ रहे हो या आप कृष्णा फ्लूट सुन रहे हो, उस फ्लूट को सुनते वक्त कोई रॉक एकदम कोई रॉक रैपर चला दे, तो क्या आपका कंसंट्रेशन रहेगा? तो ये दोनों ही जो चीज मैं बता रही हूँ कि इसमें अगर ऊपर नीचे हुआ तो आपका ये देखो, आज का लेक्चर ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपको डेली लाइफ से भी आप रिलेट कर सकते हो। जितना हम लोगों ने बैंड बजा, मतलब मैंने तो बहुत बैंड बजा रखी है अपने बायोलॉजिकल क्लॉक की, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि इसके बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। यू एवर हैव नो आइडिया कि ये कितना इम्पैक्ट करेगा और कितना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करता है। इसलिए बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी सर्काडियन साइकिल तो एकदम मेंटेन रखनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे नॉर्मल रिदम वही हुआ, आप कुछ जिस मूड में हो वैसा म्यूजिक सुन रहे हो और ऑल ऑफ सडन कोई आपका बदमाश दोस्त आ गया और उसने उसको बंद करके जस्ट अपोजिट लगा दिया, तो आप उस तरीके का एक छेड़छाड़ अपने बॉडी के साथ कर रहे हो, ठीक है, आप डिस्टर्ब कर रहे हो अपने बॉडी को। तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम, एक नॉर्मल जो एवरेज कहें जो होना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज मेलाटोनिन। ऑफ स्लीप वेक साइकिल बॉडी टेम्परेचर, क्लियर? एंड आप इसको फील भी करोगे, अगर आप बहुत जग रहे हो तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता है। क्लियर? नॉर्मली भी आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा रेगुलेट होता है, अभी हम दिखाते हैं साइकिल कि किस टाइम किस तरीके का बॉडी टेम्परेचर होता है आपका। क्लियर? थोड़ा रेगुलेट होता है, मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम ठंडा एकदम गर्म, दैट इज कांस्टेंट। हम वार्म ब्लडेड हैं तो वो एक कांस्टेंट रेंज है, लेकिन उस रेंज में बढ़ना घटना
दैट इज कंट्रोल्ड बाय द मेलाटोनिन। तो ये भी एमसीक्यूज हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ऑप्शन में आएगा, मैच द कॉलम में आएगा। अब एनसीईआरटी की 5 लाइन अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम है बेटा। इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस, अब ये आपके मेन हो गए, ये हो गए एडिशन। मेटाबॉलिज्म, अब ये देखो ये आ जाएगा ऑप्शन में और ये भी आ रहा है ऑप्शन में, तो एडिशनल है ना बेटा, आया हुआ था एक बार और बच्चे बोल रहे थे मैम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मेन मेन अगर एक को लेना है देन थायराइड ग्लैंड बैठी है ना मेटाबॉलिज्म के लिए मास्टर। तो प्रायोरिटी वाइज जब आपके ऑप्शंस दो करेक्ट हैं इसका मतलब आपको प्रायोरिटी देनी है। तो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म पिगमेंटेशन, ठीक है। कभी देखो आपने शायद पता नहीं इस तरीके का आपका इंटरेक्शन अभी हुआ है या नहीं, कभी मतलब मम्मी पापा से भी पूछना, शायद उनको पता हो कि कहीं कोई बेबी बॉर्न होता है ना, उसके बहुत सारे चित्ते चित्ते उस पे उसके स्किन पे बहुत अलग अलग तरीके के पिगमेंटेशन भी दिखते हैं। जैसे एक बार यूपी साइड में हुआ था एक बेबी, तो उसको नाग देवता का रूप ही मान लिया गया था कि नाग देवता हुआ है उनके घर में। मतलब उसकी स्किन जो थी वो सांप के जैसे हो गई थी, सांप के जैसे उसमें पैचेस थे, एक बेबी बॉर्न हुआ था। होता है सब बहुत, ठीक है। कभी तुम ऐसे ही फुर्सत में होगे तो गूगल भी करोगे तो भगवान जी लोग भी बहुत बार हो चुके हैं, गणेश जी का रूप आ चुका है, ठीक है। स्वास्तिक स्वास्तिक माथे पे स्वास्तिक का निशान लेके बेबी पैदा हुआ, ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो और हम लोग थोड़ा सा है ही इस तरीके के माहौल में, तो वो माना जाता है। तो दैट एबनॉर्मल पिगमेंटेशन, एक तो स्किन कलर हो गया, ठीक है। इस स्किन के कलर के ऊपर मैं बोल रही हूँ एक एग्जांपल जैसे मैंने दिया स्नेक पिगमेंटेशन, मतलब सांप के जैसी केचुली जो सांप की होती है उस तरीके के पिगमेंटेशन है। तो दैट इज, उसके पीछे भी क्या है, मदर वॉर्म में मेलाटोनिन जो सिक्रेट हुआ, जो एक्टिविटी ऑफ मेलाटोनिन हुई उसके वजह से उस बेबी में उस तरीके के पिगमेंटेशन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो गर्ल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं उसको भी रेगुलेट करता है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा थायरॉक्सिन भी इसको डिस्टर्ब कर सकता है, हाइपरथायराइड केस में भी ये डिस्टर्ब हो सकता है, हाइपोथायराइड टेस्ट में केस में भी ये डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये सब कुछ ऐसे हैं जो कि कोलैबोरेटिव फंक्शन, एक को आप नहीं कह सकते, इसलिए एक आपको मार्क करके रखना है जो उसका मेन फंक्शन है। और फिर अगर आपको ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आता है और उसमें ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप सिर्फ स्लीप स्लीप अवेक साइकिल करके आओगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो 5 लाइन है, इंफॉर्मेशन है इसमें, बहुत स्मार्टली इनको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे आपको गलती करने के चांसेस हैं। एज वेल एज अवर डिफेंस कैपेबिलिटी, अब इम्यून सिस्टम से भी रिलेटेड हो गया। फिर से रिपीट करूं, मेन फंक्शन स्लीप अवेक, मेन फंक्शन सर्काडियन साइकिल, मेन फंक्शन आपको रात को सुलाना, ठीक है। एडिशनल फंक्शन मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन। जैसे देखो पिगमेंटेशन को तुम और भी रिलेट कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा जग रहा है, मुझे भी देख सकते हो, मैं बहुत ज्यादा बहुत सालों से जग रही हूँ, ऐसा मतलब तुम 9-10 साल से समझ सकते हो कि मैं जगती हूँ, मेरी ऐसी साइकिल डिस्टर्ब। तो आंखों के नीचे आपको काले घेरे दिखते हैं, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन को कॉज कर रहे हैं, अब सांप के जैसे स्किन नहीं बनी लेकिन पिगमेंटेशन दिखा ना तुम्हें, तो इस तरीके से आपको एक पिगमेंटेशन का आप रिलेट करो, पिगमेंटेशन को ऐसा नहीं ले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे कंफ्यूजन ये भी, मेलानिन वाला पिगमेंटेशन कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो टैनिंग होती है दैट इज मेलानिन, दिस इज मेलाटोनिन। द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज अवर डिफेंस कैपेबिलिटी, इज इट क्लियर? आज तो बहुत बच्चे आए तुम लोग। हम्म, melatonin stimulating hormone secreted by pituitary. Which pituitary? पढ़ा करो भाई, पढ़ा करो तुम लोग। Which pituitary? हाँ बच्चा भैया। फरिया, इकरा, ईशा, कश्मीरा, केतकी, मनाली, मुसैब, निनाद, पार्थ, पृथ्वी, सार्थक, सावंत, श्रुति। आकाश कहाँ चला गया आजकल, आ नहीं रहा। बताओ, इज इट क्लियर? और तुम लोग थोड़ा आफ्टरनून सेशन में भी आना स्टार्ट करो भाई, बचते बचाते आओ घर से सीधे यहाँ, यहाँ से सीधे घर। अभी ये सब लंबा चलेगा लॉकडाउन, समझ लो। तो जितना ये 10-15 दिन का थोड़ा टाइम मिल रहा है ना, इसको यूटिलाइज करो, थर्ड वेव आएगा फिर से आना जाना बंद हो जाएगा। तो अभी तक के जो 3 महीने के 2 महीने के डाउट हुए हैं उसको एक आप लिस्टिंग करो और आके डाउट क्लियर करो, फिर अपना रिवीजन करो।
चलो ये समझ में आ गया। तो मेलाटोनिन सीक्रेट हो रहा है, रेगुलेट्स बॉडीज इंटरनल स्लीप अवेक क्लॉक एंड टेम्परेचर, दो चीज जो इंपॉर्टेंट कर रहा है। ओके, उससे देखो, उससे सारे हार्मोन के सिक्रीशन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो इसका होना, सही होना बहुत जरूरी है। और बात अभी इस पे नहीं करते हैं। अब ये क्या है, ये आपके सर्काडियन रिदम, सर्काडियन रिदम, सर्काडियन साइकिल। ठीक है, कहीं से भी एक जगह से आप स्टार्ट करो। चलो हम लोग कहाँ से, मेलाटोनिन के सिक्रीशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब आपके सोने के टाइम से स्टार्ट करते हैं। तो मेलाटोनिन सिक्रीशन तो अंधेरा होने से स्टार्ट हो जाता है, तो सिक्रीशन एक लेवल तक पहुंच चुका है, जब आपको नींद है, नहीं तो 6-7 बजते ही आप सो जाओगे। ठीक है, तो मेलाटोनिन सिक्रीशन एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक वो सिक्रीट हो गया है। नाउ अब वो वर्क करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, बॉवेल मूवमेंट सप्रेस्ड, मतलब मेलाटोनिन का काम क्या है, आपकी सारी एक्टिविटी को एक स्लो डाउन कर देना। ठीक है, आप नींद में जा रहे हो, सभी चीज एकदम ऑटो ऑटो स्लो मेटाबॉलिक मोड पे सेट कर दो। तो पहले यहाँ पे क्या दे दिया, ये दिया है इंटेस्टाइनल, क्या मतलब आपका एलिमेंट्री कैनाल का, तो बॉवेल मूवमेंट सप्रेस, डाइजेशन वगैरह सारे वाइटल ऑर्गन काम तो कर रहे हैं, लेकिन सब धीरे धीरे करें। डीपेस्ट स्लीप, जो एक रिदम होता है ना, रिदम होता है कि नींद कब बहुत गहरी आती है, वो डीपेस्ट स्लीप वाला रीजन क्या होता है, दो। अब ये हम अगेन आई रिपीट, ये हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर, मॉर्निंग के मतलब मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, इसलिए ये भी मॉर्निंग में आएगा, तुम्हारे लिए रात में हो सकता है। तो लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर कहाँ है, 4:30 पे। ठीक है, 6 ये एक क्वेश्चन आता है, दैट इज द फ्रीक्वेंट टाइम फॉर द हार्ट अटैक। आप हार्ट अटैक के केसेस सुने होंगे अगर आसपास या अपने लाइफ में, तो आप देखोगे कि कई लोगों को सोते सोते हार्ट अटैक आ गया, मतलब मॉर्निंग के टाइम हार्ट अटैक आया है। या कई लोग का ऐसा हार्ट अटैक होता है कि वो उठे हैं और उठ के जस्ट वॉशरूम की तरफ गए हैं, एंड वॉशरूम में वो ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक, कोलैप्स हो गई बॉडी। ठीक है, तो हार्ट अटैक के लिए ये क्यों हाई पीक टाइम है, क्योंकि इस वक्त सबसे शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर का राइज होता है, एक राइज इन ब्लड प्रेशर होता है, एंड दैट इज नॉर्मल। अगर वो ऑलरेडी वीक है, ऑलरेडी वो कहते हैं ना कि सर्टेन टेंशन है, या ब्लड क्लॉट हो रखा है, या कोरोनरी आर्टरी में कुछ डैमेज हो रखा है, ब्लॉक हो रही है, तो उस केस में यहाँ पे क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो उसको प्रॉपर साइकिल, कार्डियक साइकिल मेंटेन नहीं हो पाया, उससे हार्ट अटैक आ गया। क्यों, अब 7:30 आप उठो या सोए रहो, सूरज की रोशनी आप तक पहुंच रही है, सूरज की रोशनी पहुंची तो आपकी आंखों का जो, आप तो आंख बंद करके मस्त सो रहे हो, लेकिन फिर भी वहां से एक पेनिट्रेशन जा रहा है। आप कभी फील करो, आंख बंद करके आप देखोगे तो आपको कुछ कुछ मूवमेंट फील होता है, आप अपने आंख के सामने आंख बंद करके हाथ ऊपर नीचे करो तो वो आपको दिखता है। ठीक है, एकदम आप आंख के पास में हथेली ले जाओ, अपने पाम से एकदम बंद करो तो आपको डार्केस्ट अंधेरा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप हटाओ तो आपको फील होगा एक हल्का सा रेडिश ब्लैकिश सा अपीयरेंस दिखेगा। तो वही चीज है, लाइट आपके आंख में जा रही है, आपकी आंख बंद है फिर भी, ठीक है, तो उससे मेलाटोनिन सिक्रेशन स्टॉप होगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोग तो भाई आजकल क्लास करने लग रहे हो सुबह सुबह 7 बजे। क्लियर। तो बॉवेल मूवमेंट अब स्टार्ट हो गया, बॉवेल मूवमेंट, हर चीज एक्टिव हो रही है, अब एक्टिविटी में आएगा। हाईएस्ट टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन, मेल हार्मोन है। हाईएस्ट अलर्टनेस, 10 बजे हाईएस्ट अलर्टनेस वाले, ये 9 बजे से 10 बजे वाला रीजन जो होता है, ये हाईएस्ट अलर्टनेस का होता है। और यहाँ पे ये मेरा कॉमन एक एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे आपकी हाईएस्ट मेमोरी वाला टाइम होता है, यहाँ से नहीं, यहाँ चले जाओ, 5 o'clock से आप चले जाओ लगभग 8:30 तक, ये आपका हाईएस्ट मेमोरी, या आप 10 तक भी जा सकते हो, ये आपके हाईएस्ट मेमोरी वाले टाइम होते हैं। इस टाइम आप जो भी पढ़ोगे ना, आप देखोगे, भले ही आपका रात में पढ़ने की आदत है, बस जस्ट एक्सपेरिमेंटली करके देखना आपने, क्योंकि अपनी सर्काडियन बदल दी है, लेकिन इस ड्यूरेशन में आपने कुछ पढ़ा ना तो वो बहुत अच्छे से सेव हो जाता है ब्रेन में जाके। ठीक है, तो हाईएस्ट अलर्टनेस आपका ऑफिस ऑफिस जाने का लोगों का टाइम होता है, इसलिए ये टाइम रखा गया है। फिर नून, एंड देन बेस्ट कोऑर्डिनेशन,
लोगों को खाना खा के नींद आने लगती है, लेकिन वो अगर एक जैसे जापान वगैरह में क्या होता है, इस टाइम पे एक उनको ऑफिस में ही नैप को की छोटी सी वो नैप ले लें, एक नींद ले लें हल्की सी, ये उनको ऑफिस में भी अलाउ होता है। बट अपने क्यों अलाउ होता है? क्योंकि इससे बॉडी की एक्टिविटी बढ़ती है। अगर उन्होंने 10-15 मिनट का ही वो होता है, ऐसा नहीं कि आपको 1 घंटे को सोने को दे दिया, तो उससे क्या होता है, बॉडी की एक्टिविटी फिर से रिज्यूम कर जाती है, जैसे आप कुछ रीसेट करते हो ना, उस तरीके का। तो 4:30 बेस्ट कोऑर्डिनेशन का टाइम होता है। मोस्ट ऑफ द लोग लॉजिकली इस चीज को नहीं समझते, लेकिन मोस्ट ऑफ द मीटिंग टाइम आप देखोगे तो यही होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, इस बीच में डिस्कशंस होते हैं। फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम 3:30 के अराउंड, मतलब 3 to 4:30, ये सब फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम होते हैं। आप एक्टिव होते हो, कोई जिमिंग करना चाह रहा है, ठीक है, उस टाइम। ग्रेटेस्ट कार्डियोवेस्कुलर एफिशिएंसी एंड मसल स्ट्रेंथ, ये फिर से कार्डियोवेस्कुलर एफिशिएंसी बढ़ती है, मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, इसलिए शाम के टाइम भी देखो आप जिमिंग का टाइम रखा जाता है। हाईएस्ट ब्लड प्रेशर, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। शार्पेस्ट, शार्पेस्ट और हाईएस्ट में फर्क है बेटा। शार्पेस्ट मतलब एक राइज इन ब्लड प्रेशर हुआ, और हाईएस्ट मतलब इस वक्त ब्लड प्रेशर हाई है। ओके, अब ये बात हो गई बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड। हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर यहाँ था, लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर। ओके, ये सब आपको नोट डाउन नहीं करना है, जस्ट अपने लाइफ में रिलेटेड करके समझना है। मेलाटोनिन सिक्रीशन स्टार्ट, वापस वही बात आगे स्टार्ट। ठीक, अब आप जब एमबीबीएस में पढ़ोगे तो इस साइकिल के अकॉर्डिंग सिक्रीशन, उनके ग्राफ, उनका कंसंट्रेशन, ये सब आप वहाँ पे पढ़ोगे। और किसी को अगर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बनना है तो वो तो बहुत ही बढ़िया से पढ़ेगा इसको। तो डीपेस्ट स्लीप 2 बजे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिया, वो जनरल था। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इंसुलिन का सिक्रीशन, कार्डियोवेस्कुलर स्केलेटल मसल, इस तरह पीक इन लिपिड लेवल हायर रहेगा, पीक इन बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर, पीक न्यूट्रोफाइल्स लेवल अटैकिंग रहेगा, मेलाटोनिन सिक्रीशन बिगिन, ये आपका फिर से रात की तरफ जा रही है सब। तो फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड, प्रोड्यूसेस सेरोटोनिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ सेरोटोनिन का डेरिवेटिव है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, ये ध्यान रखना, मतलब प्रिकर्सर ऑफ मेलाटोनिन इज सेरोटोनिन। विच इन्फ्लुएंसेस सेक्सुअल डेवलपमेंट, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। स्लीप वेक साइकिल्स एंड सीजनल फंक्शंस, विच मीन्स मेलाटोनिन हेल्प्स रेगुलेट द बॉडीज इंटरनल क्लॉक एंड सर्काडियन रिदम। पूरी आपको क्लॉक नहीं डिजाइन करनी है, बस जो मैंने हार्ट का रिलेटेड बताया, बीपी का रिलेटेड बताया और टेम्परेचर का रिलेटेड बताया, ये क्वेश्चंस पूछते हैं। बाकी अभी आपको किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। इज इट क्लियर? पिनियल ग्लैंड हो गया खत्म। कोई क्वेरी? क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है तो वाई लिखो फटाफट। सार्थक क्लियर है? सावन, यश, श्रुति, कश्मीरा, केतकी, निनाद, पार्थ, परेहा, ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट ग्लैंड हमें क्या देखना है? अब हम ब्रेन से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ब्रेन में कितनी ग्लैंड थी? 3, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। ओके, अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो नेक रीजन में हमें क्या दिखेगा? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ऊपर कौन सी बोन होगी बेटा? कौन सा बोन होगा, कौन सा कार्टिलेज होगा, फटाफट बताओ। कौन सी बोन होगी? अरे इतना टाइम लग रहा है। सिंगल बोन कौन सी है? सिंगल बोन जो किसी बोन से अटैच नहीं है। कैसे प्रिपरेशन चल रही है तुम लोगों की भाई, इतना टाइम लगता है?
करेक्ट है निनाद, करेक्ट, फरिया करेक्ट। बाकी कहाँ है? कौन सी बोन बताया है यहाँ पे मैंने? वर्टिब्री आ गई आगे की तरफ, पृथ्वी कुछ भी। हाँ, आगे होता है वर्टिब्री। केतकी, निनाद, मनाली। करेक्ट है, हायर्ड बोन। हायर्ड बोन, सिंगल बोन जो किसी बोन से अटैच नहीं है, दैट इज हायर्ड बोन। उसके नीचे थायराइड मेम्ब्रेन, कार्टिलेजनस थायराइड मेम्ब्रेन, देन कार्टिलेज है। पहले थायराइड मेम्ब्रेन, देन कार्टिलेज है, जो लार्जेस्ट कार्टिलेज में आता है। और उसके बाद कहीं जाके थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। ओके, लैरिंग्स वाला भी हिस्सा होगा, वोकल कॉर्ड भी होगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपके इस रीजन में प्रेजेंट है। तो अगर आप सिर्फ थायराइड ग्लैंड को देखो तो ये इंग्लिश के एच लेटर के जैसे आपको दिखेगी। इसको ऐसे खींच दें, एच बन रहे हैं। क्लियर? दो लोब होंगे इसमें। अब इसी को हम लोबल बना देते हैं, तो दो लोब बन गए आपके। ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो डायरेक्ट पूछी जाती है। अब इसको बहुत रिच सप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऐसा हार्मोन बन रहा है जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन है। और हर सेल को मोटा मेटाबॉलिज्म करनी है। मतलब ये ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिनका लेवल मेंटेन करके हर सेल तक पहुंचना है, और हर सेल की फंक्शनैलिटी को ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इनके पास जो आर्टरी आ रही है उसका नाम पूछा जाता है सुपर थायराइड आर्टरी। देखो, थायराइड कार्टिलेज, हायोइड बोन। ठीक है, इस्थमस इज द पॉइंट जो आप एच एच बना रहे हो, ऐसे लिख लो। जो दोनों लोब को जोड़ रहा है, दैट पॉइंट इज इस्थमस। ओके, थायराइड का ही पार्ट है, लेकिन उस रीजन को क्या बोलते हैं? इस्थमस। एंड देन कॉमन कैरोटिड आर्टरी जाती हुई दिख रही है आपको। देन आपको ट्रैकिया दिखाया हुआ है। तो आपको लोकेशन समझ में आनी चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, हायोइड बोन, थायराइड कार्टिलेज, एंड देन थायराइड, isthmus, राइट, लेफ्ट। दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, राइट और लेफ्ट। एंड इसी के पीछे पैराथायराइड हो जाता है। तो अभी तक की थायराइड की जो कहानी आपने सुनी थी उसमें क्या था? हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, थायरोट्रोपिन, थायरोक्सिन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में किसके थ्रू जाते हैं? पोर्टल सिस्टम के थ्रू जाते हैं, ब्लड में डिसॉल्व होके तो एंटीरियर पिट्यूटरी में गए। एंटीरियर पिट्यूटरी के एंडोक्राइन सेल को उन्होंने रिसेप्टर से एक्टिवेट किया, और उन सेल से क्या रिलीज हुआ? थायरोक्सिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड में आया, ब्लड में घूमते घूमते उसके रिसेप्टर किसके पास है? थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जो कि थायरोक्सिन, थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करेगी। एंड दे आर T3 एंड T4 मेनली, और बाकी से बाद की बात बता। ये कहानी अब तक सुन रखे हो? ठीक है, अब एनसीईआरटी देखते हैं क्या कह रहा है, और उसके बाद एक एक लाइन में थायराइड के फंक्शंस जो मेंशन किए वो देखेंगे। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स, अभी देख लिया उसको, राइट एंड लेफ्ट, विच आर लोकेटेड ऑन अदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया के पॉइंट से देख लो, ये जा रहा है आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया के अदर साइड मतलब लेफ्ट एंड राइट। अच्छा, विंड पाइप आगे होती है, फूड पाइप आगे होती है? ये हमारे फ्यूचर डॉक्टर लोग, बताओ फटाफट। विंड पाइप आगे है, फूड पाइप आगे है? इसमें भी सोच में पड़ गए तुम लोग, है ना? विंड पाइप आगे है। क्लियर? तो ट्रैकिया वाला रीजन आपको दिख रहा है, ट्रैकिया।
ठीक है, ट्रैकिया के बोथ साइड, अदर साइड मतलब दोनों साइड। बोथ द लोब्स, तो ये मार्क कर लेना लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus, मार्क करो। The thyroid gland is composed of follicles and stromal tissue. अब ये समझ लो कि थायराइड ग्लैंड की एक जो स्ट्रक्चर है, जैसे आपने इंटेस्टाइन में देखा था, सॉरी इंटेस्टाइन कह रहा, पैंक्रियाज में देखा था, अभी आप ओवरी पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे कि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ सेल, अभी टेस्टिस पढ़ोगे तो वहां पे भी देखोगे कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स में सेल प्रेजेंट है जो कि कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फॉलिकल्स प्रेजेंट है, उन फॉलिकल में फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है और वहां पे सिक्रीशन हो रहा है थायराइड हार्मोन का। तो अब जहां पे जो फॉलिकल हो गए वो तो फॉलिकल हो गए, बाकी जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया देखते हो तो बीच में पूरा क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट देखते हो तो थाइलाकॉइड के बीच में क्या है, स्ट्रोमा है। उसी तरीके से पूरा थायराइड ग्लैंड में क्या हो गया, स्ट्रोमल टिश्यू हो गया। ठीक है, तो स्ट्रोमल टिश्यू और फॉलिकल्स में हमने डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर? Each thyroid follicle is composed of follicular cell enclosing a cavity, क्योंकि उसी कैविटी में सिक्रीशन जाना है। ओके, फॉलिकुलर सेल्स इनक्लोजिंग अ कैविटी, सिक्रीशन जाना नहीं, अभी हम बताते कैसे फंक्शन हो। ल्यूमेन की तरह समझ लीजिए, दिस इज ल्यूमेन। ठीक, ऐसे ऐसे चारों तरफ सेल प्रेजेंट है, तो सेल के बीच में एक कैविटी बन रही है। ओके, इनक्लोजिंग अ कैविटी, these follicular cells synthesize two hormones tetraiodothyronine और thyroxine। जब आप सिर्फ थायरोक्सिन बोलते हो then you talk about the T4। जब आप ट्राई आयोडीन थायरोनिन बोलते हो, इक्सिन नहीं आता है, निन आता है, नाइन, जाइन और नाइन, थायरोक्सिन T4 and triiodothyronine, then you talk about the T3। ट्राई मतलब 3 आयोडीन ग्रुप होंगे, टेट्रा मतलब 4 आयोडीन ग्रुप होंगे। इतनी सी बात क्लियर है? सब इतनी इतनी बात ही है, क्लियर होना चाहिए। अब एनसीईआरटी का इमेज जो बहुत बार आ चुका है, क्या मैंने बोला कि डॉर्सली जब आप देख रहे हो, फ्रंट में देख रहे हो मतलब अपर पोर्शन में देख रहे हो, तो आपको दिख रही है थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड का डॉर्सल सरफेस है, बॉडी का ये वेंट्रल सरफेस है। ठीक है, इसके नीचे आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन से देखोगे तो ये आपको दिख रहा है पैराथायराइड, 1 2 3 4। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, अब यहाँ पे आपको लेवल याद रखना है, ये वोकल कॉर्ड हो गया, ये ट्रैकिया हो गया, ये थायराइड्स हो गए, यहाँ पे अगर नहीं दिया है ये isthmus हो गया, ये पीछे इसके साइड से इसको पलट के देख रहे हैं हम, तो ये आपका क्या दिख रहा है, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक, तो ये देख लो, ए वेंट्रल साइड, बॉडी का वेंट्रल साइड, ठीक है, डॉर्सल साइड, बॉडी का डॉर्सल साइड। ये पीछे की तरफ है ना बेटा, और अपनी रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ, अपना पीछे वाला पोर्शन डॉर्सल है, तो आप जिस भी रिस्पेक्ट में देखोगे वही डॉर्सल और वेंट्रल हो जाएगा। ओके बच्चा, देख लो, सिर्फ आइसोलेट करके निकाल दिया, इमेज से बाहर किया, थायराइड, थायराइड को अपर पोर्शन से देख रहे हैं, थायराइड को पलट के देख रहे हैं तो उसमें पैराथायराइड दिख रही है। बैक व्यू, ये फ्रंटल व्यू हो जाएगा। अब हम सिर्फ वही हम बता रहे हैं तुम्हें कि सिर्फ हम थायराइड की बात करें तो ये इसका डॉर्सल है ना बेटा, ये इसका वेंट्रल हो गया, ऊपर का नीचे का, ऊपर डॉर्सल नीचे वेंट्रल। लेकिन हमारी बॉडी की पोजीशन के अकॉर्डिंग ये है डॉर्सल साइड पे, ये है वेंट्रल साइड पे। ठीक, अब फॉलिकल को हम देख रहे हैं, फॉलिकल्स स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। स्ट्रोमा में जो फॉलिकल्स घेर रही हैं वो एक कैविटी है, वो उस कैविटी को हम बोलते हैं कोलाइडल कैविटी। वहां पे एक तरीके का आपका कोलाइड प्रेजेंट, ये वाला इमेज देखो ध्यान से, कोलाइड है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। और ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है ये, ग्लाइकोप्रोटीन का कोलाइडल सॉल्यूशन भी कह सकते हो। ल्यूमेन में कैविटी प्रेजेंट है, ऑब्वियसली वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, वाटर होगा। वाटर में क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स आ गए तो क्या हो जाएगा, कोलाइडल हो जाएगा। ठीक,
फॉलिकल का देख रहे हैं, अब हम मार्क कर रहे हैं, एकदम ध्यान से देखो, ये हो गई फॉलिकुलर सेल, कहाँ प्रेजेंट है, फॉलिकल में, किसको सराउंड कर रही हैं, कोलाइडल कैविटी को सराउंड कर रही हैं। ओके, फॉलिकुलर सेल्स वो सेल्स कौन सी हैं जो कि T3 T4 को सिंथेसाइज कर रही हैं, वो हो गई आपकी फॉलिकुलर सेल। सी सेल्स क्या है, एक हार्मोन और यहाँ से क्रिएट होता है कैल्सिटोनिन, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ फॉलिकुलर, थायराइड फॉलिकल का पार्ट नहीं होता है, इसलिए आप जब थायराइड हार्मोन को एक साथ दो हार्मोन बोलते हो तो T3 और T4 से बोलते हो। ये कैल्शियम की एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो फॉलिकल सेल से दो सेल हो गई आपको यहाँ पे, एक मिल रही है फॉलिकल सेल, एक मिली आपको सी सेल। सी सेल सिक्रीट कर रही है कैल्सिटोनिन एंड फॉलिकल सिक्रीट कर रही है T3 एंड T4, ट्राइआइडो टेट्राआइडो। ओके, बाकी तो फिर बात की बात हो गई। ऑब्वियसली इसका एक लेक्चर, एक स्ट्रक्चर होगा, उसमें कनेक्टिव टिश्यू होगी, एक कवरिंग होगी, तो कैप्सूल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड की सप्लाई चाहिए, ये हार्मोन कहाँ जाएंगे, ये सिक्रीट होके इधर आएंगे, इधर आएंगे, तो हर जगह आपको ब्लड कैपिलरीज मिलेंगी। सिक्रीट हुए और बाहर गए, ब्लड में गए, डक्ट तो कुछ होगी नहीं एंडोक्राइन सिस्टम में, तो ब्लड कैपिलरीज होनी चाहिए वो। स्ट्रक्चर इसका ये देखो, यहाँ से है इसका ये पार्ट। क्लियर, स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज T3, उल्टा लिखा है, ठीक है, ये टेट्रा है, 4 आयोडीन, 1 2 3 4। चलो मैं स्ट्रक्चर पे बाद में बात करती हूँ, दूसरी स्लाइड लगा लेंगे, कल बताते हैं। ठीक है, अब हमें ध्यान ये रखना है कि थायरॉक्सिन ग्लैंड के फंक्शन के लिए, जो एक आपने घेंगा रोग सुना होगा, ग्वाइटर घेंगा, वो सब रिलेटेड है, क्योंकि आयोडीन की कमी, बहुत सारा जनरल एड भी देखे होंगे, तो उसमें प्रेग्नेंट लेडी को आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है कि उसके खाने में आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए, और नॉर्मली भी डाइट में आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए, आयोडीन रिच सॉल्ट खाना चाहिए। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू जो आपका इन्वायरमेंटल है, जो लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जियोग्राफी कहती है, उसमें कोस्टल एरिया में जो लोग सी फूड खाते हैं, उनके फूड चेन के थ्रू ये आयोडीन उनके अंदर पहुंच जाता है, दैट्स वाई वहां पे आयोडीन की ऐसी कोई कमी नहीं होती है। और ये एक ऐसी डिजीज है जो आपको लॉजिकल पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये हिली एरिया में आपको ज्यादा केस रिपोर्टेड होंगे या कोस्टल एरिया में ज्यादा केस रिपोर्टेड होंगे। अब आप सोचोगे कि ये किस बात से ये डिजीज की बात हो रही है, तो ये बात सिर्फ आपके आयोडीन कंसेंट्रेशन, आयोडीन इनटेक से, कि आपके डाइट में आयोडीन कितना ज्यादा है। और जैसे आपने देखा था ना मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट के केस में, सेम वे में ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में जो आपके खाने के थ्रू आप तक पहुंच गए, एक चुटकी नमक में आपसे पहुंच गया, ठीक है, सोडियम सॉल्ट के साथ वहां पे प्रेजेंट है, उतना ही सफिशियंट है आपके थायरोक्सिन प्रोडक्शन के लिए। समझ में आ रहे हैं? तो आयोडीन, और एक एलिमेंट आपको और याद रखना है, सेलेनियम। ये न्यू स्टडी है, तो इसको ध्यान रखना, अगर आयोडीन सेलेनियम दोनों है ऑप्शन में, तो आपको दोनों बोथ ऑप्शन टिक करना है। एक को करना होगा तो आयोडीन, ये सबको पता है, जनरल बात है, ये पूछेगा भी नहीं कभी। ठीक है, क्योंकि उसके नेम में ही है थायरॉक्सिन। जब आप बोल रहे हो टेट्रा आयोडो, ट्राई आयोडो, तभी आप बोल रहे हो आयोडो, आयोडीन चाहिए आपको। ठीक है, तो जितना इनका सप्लाई मेंटेन रहेगा उस केस में थायराइड ग्लैंड हेल्दी बिहेव करेगी और सारा सिक्रेशन चलेगा। अब ये तो हो गई बहुत इजी बात। अब थोड़ा सा देखते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक, आपने फूड में खाया, आयोडीन था, आयोडीन गया ब्लड में, ब्लड से अब वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है फॉलिकल सेल के अंदर। पहले तो स्ट्रक्चर समझो, ये क्या है, फॉलिकुलर सेल, ये क्या है, कैपिलरीज, ब्लड। ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल के अंदर जो कोलाइडल कैविटी की बात की थी, वो कैविटी है। ल्यूमेन मैंने बोला था, ल्यूमेन लिख लेना। ओके बच्चा, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन रिच कोलाइडल एक कैविटी है, वहां पे ये। तो अब हमें क्या देखना है, प्रोसेस पूरा तो आपको इतना बायोमोलिकुलर प्रोसेस नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ चीजें पूछी जाती हैं। आयोडीन एंटर किया आयोडाइड पोर्टर से, सेम वे में जैसे मेम्ब्रेन के ऊपर चैनल होते हैं ना, उसी तरीके से आयोडीन की पोर्टेबिलिटी रखने वाला चैनल क्या हो गया, आयोडाइड पोर्टर। आयोडीन आया, एंटर किया, क्लियर,
एंटर किया, अब ये यहाँ से फिर एक्सोसाइटोसिस या समझ लो बाहर आ गया, और ये कहाँ गया है, कैविटी में। ठीक है, कैविटी में गया, कैविटी में दूसरा एक मॉलिक्यूल क्या आ रहा है, राइबोसोम, जो आपको प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है, उसने बनाया है एक थायरोग्लोबुलिन प्रिकर्सर। क्यों, सेक्रेटरी वेसाइकल्स क्या हुआ, राइबोसोम की एक्टिविटी के बाद गोल्जी में, गोल्जी के बाद सेक्रेटरी वेसाइकल्स बना, उस सेक्रेटरी वेसाइकल के अंदर क्या है, थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, तो ये क्या हो गए, प्रोटीन्स हो गए। ये भी आ रहा है बेटा, ये भी बाहर निकल गया अपने चैनल के थ्रू। क्लियर, अब ये जब बाहर निकला है तो इसी से आयोडीनेट, इसका आयोडीनेशन हो रहा है, मतलब आयोडीन को ऐड कर दिया, कपलिंग हुआ, उसको ऐड कर दिया गया। अब इसका स्टेप्स हैं, इसके मल्टी स्टेप्स हैं, बट हमें ये समझना है कि हाँ, इस इसलिए प्रोटीन रिच डाइट भी जरूरी है आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो आप बोलते हो ना कि ग्रोथ, ग्रोथ के लिए प्रोटीन एसेंशियल है, वो ग्रोथ क्यों हो रहा है, उसका एक रीजन ये भी है। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रखने के लिए जो हार्मोन चाहिए, उस हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए। तो आयोडीनेट एंड कपल ये एक इसका अमाइनो एसिड का पार्ट समझ लो तुम, एक एक पोर्शन से कपल्ड हो रहा है, अटैच्ड हो रहा है, और फिर वहां पे वो फिर से एंटर कर रहा है। अब एंटर किया, फिर से फॉलिकुलर सेल में आया, क्योंकि अभी T3 T4 नहीं बना है, तो दोनों के पाथवे अलग हैं। एंटर कर रहा है, अब जो प्रोसेस है दैट इज एंडोसाइटोसिस। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने फोल्ड बनाया, स्यूडोपोडिया बनाए, उसके थ्रू एंडोसाइटोसिस हुई, अंदर आया, कोलाइडल वेसाइकल्स कोलाइड किए, कौन से वेसाइकल से, लाइजोसोम से कोलाइड कर गया। लाइजोसोम में हमें पता है, ध्यान से सुनो, ठीक है, सारी चीज तुम्हें सेल में मैंने बताई हुई है जो प्रोसेस चल रही है। लाइजोसोम में होते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम में वो एंजाइम जो प्रोटीन पे वर्क कर रहे हैं। ठीक, यहां से ये प्रोटीन मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड एंटर कर रहा है। ठीक, ये यहाँ पे इसकी क्या हो गई, प्रोटियोलाइसिस। सिंपल समझो, उसका अमाइनो नेचर को लाइस कर रहा है, और कन्वर्जन के बाद अब क्या बना T3 and T4, while the T3 is and T4 are the hormone and they are also protein। ठीक है, तो प्रोटीन को पूरा तोड़ नहीं रहा है, जस्ट मॉडिफिकेशन, सम चेंजेस, एंड फाइनली दे फॉर्म T3 एंड T4, और वो एक्सपोर्ट हो गया। अब कहाँ आ गया, फिर से ब्लड में आ गया। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा लोकेशन वाइज। अब ध्यान से, फिर से ध्यान से देखो, आयोडीन ब्लड से एंटर किया। ठीक, आयोडीन और थायरोग्लोबुलिन रिएक्ट कहाँ किए हैं, कपल्ड कहाँ हुए हैं, उस कैविटी में कपल्ड हुए हैं, लीडिंग ये फॉलिकुलर सेल में नहीं हुआ है। देन ये कपलिंग होके ये फिर से फॉलिकुलर सेल के अंदर आ रहे हैं, और उस पे लाइजोसोम एक्ट कर रहा है। ये चीज, इसका लोकेशन आपको याद रखना है, बाहर, देन अंदर आया, अब इसमें चेंजेस हो रहे हैं, और ये फाइनली T3 T4 को फॉर्म कर रहा है। और एक वे ये है कि ये T3 T4 फॉर्म हुआ और आगे चला गया। एक दूसरा साइकिल है कि इसमें डीआयोडिनेशन हो जाए, और ये फिर से इस प्रोसेस में दोबारा चल रहा है। तो इस तरीके से एक साइकिल चलती रहेगी। बाकी ज्यादा इसका पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लेवल पे, एक दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में तुम इस तरीके के क्वेश्चंस पा जाओगे, क्योंकि थायरोक्सिन इंपॉर्टेंट हार्मोन। इज इट क्लियर, किसी को कोई क्वेरी? अब देखो, यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ पूछ के सेल बेसिस पे ना तुमको रुला सकते हैं, तुम रोने लगोगे अभी, लेकिन तुम लोग ना रोते भी नहीं हो, हंसते भी नहीं हो, हम ही बोलते रहेंगे, टाइम भी जाएगा। टाइट जंक्शन क्या होते हैं बताओ, ये स्ट्रक्चर क्या है बताओ, रिवाइज किया करो इसके लिए। Dietary iodine is 75 to 80% concentrated in the thyroid gland, concentrated in the thyroid gland, क्योंकि वहां पे चाहिए। ठीक है, डायट्री आयोडीन तो ब्लड में फ्लो कर रहा है, लेकिन जो उसको यूज करने वाला है उसमें मेन फंक्शन आपका थायराइड ग्लैंड यूज करने वाला है, तो पहले उसको स्टोर किया, कंसंट्रेटेड किया, हाई अमाउंट में आपको मिलेगा। लोकेटेड इन द नेक एंड मेंटेनिंग इट्स बैलेंस इज की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। Too much or too little can slow down the production of hormones, leading to hyperthyroidism associated with increased appetite and sensitivity to heat, or hypothyroidism. ज़्यादा हो रहा है तो hyper, कम हो रहा है तो hypo, often characterized by having little appetite and sensitivity to cold
एंड अ फीलिंग ऑफ स्लगिशनेस, एक आपको लेजीनेस लगेगा, एक आपका जो रूटीन रहता है, देखो दोनों अभी हम बात करते हैं हाइपर और हाइपर के सिम्टम्स समहाउ काफी एक जैसे रहते हैं। एक जो है हाइपर, हाइपर के केस में अननेसेसरी की गर्मी लगती है, चिड़चिड़ाहट लगती है, ठीक है, भूख बहुत ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, हाइपरथायराइडिज्म मतलब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है। तो उस केस में क्या होता है कि आप खाना भी ज्यादा खाओगे, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा खाना खाओगे, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा खाना खा रहे हो तो इंक्रीज एपेटाइट हो गया। और इसका रिवर्स होता है, हाइपो में भूख ही नहीं लगेगी। क्लियर है? ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना। नाउ एनसीईआरटी, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट फॉर और of hormone synthesis in the thyroid. Deficiency of iodine in our diet result in hypothyroidism and enlargement of the thyroid gland. अब ये enlargement क्या होती है, मैकेनिज्म को समझो, ठीक है, मेरे से पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा मैकेनिज्म को समझो, कोई चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन लो हो चुका है, बेलो द नॉर्मल लेवल चल रहा है, थायरोक्सिन का लेवल आपको कम मिल रहा है ब्लड में, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। अब सिग्नल क्या स्टिमुलेट होगा कि जो फॉलिकुलर सेल्स थी, ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स को नंबर में हाई करो। जैसे देखो कि कहीं पे काम कम चल रहा है, एफिशिएंसी कम है, तो क्या करेगा, कोई क्या करता है, या तो वहां के लेवर हटा देता है कि ये लेवर सही से काम नहीं कर रहे हैं, अब तुम्हारे ये बॉडी के अंदर है, तुम हटा नहीं सकते हो, तुमने क्या किया और एडिशनल लेवर लगा, ठीक है, कि और 10 लेवर लगा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में बॉडी कैसे वर्क कर रही है कि जो तुम्हारा फॉलिकुलर सेल्स हैं उनके अमाउंट बढ़ा दो, नंबर ऑफ फॉलिकल सेल्स बढ़ाओ, तो अब फॉलिकल सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बढ़ाएंगे, बढ़ रही है सेल तो उसको जगह चाहिए, जगह चाहिए तो थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ रहा है, थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ा तो उसी को बोलते हो घेंगारो, उसी को बोलते हैं ग्वाइटर, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? तो उससे क्या हो जाता है, एक इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड दिखती है। तो deficiency of iodine in our diet result in hypothyroidism and enlargement of the thyroid gland commonly called goiter. ये दिख रहा है, लेफ्ट में आपको नॉर्मल एंड राइट में आपको क्वाइटर का थायराइड ग्लैंड। हाइपोथायराइडिज्म की सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पफी फेस, सूजा हुआ, इनलार्ज थायराइड, स्लो हार्ट बीट, आर्थराइटिस। अब देखो ये मैंने कल भी बोला था कि जो भी थायराइड है, जैसे कल फरिया ने बताया कि वो थायराइड की पेशेंट है, तो उसको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, मेंटेन रखना पड़ेगा। ये कैसा होता है, ये जेनेटिक्स भी होता है, ठीक है, हो सकता है पूरी फैमिली में, फैमिली ट्री में देखो, मम्मी को भी हो सकता है, नानी को भी हो सकता है, या इधर दादी को हो सकता है, कहीं पे हो सकता है, तो ये जेनेटिक्स भी है कि थायराइड ग्लैंड आपकी लेस एक्टिव है, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, ठीक। तो कोल्ड इंटॉलरेंस, डिप्रेशन, ड्राई स्किन, फैटिगनेस, फॉरगेटफुलनेस, पढ़ते रहो भूलते रहो, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी, मसल्स एक्ट, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, ब्रिटलनेस, इस तरीके के आपको सिम्टम्स दिखेंगे। तो एक तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है, ये कई सारी डिजीज के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपको इंडिकेशन देते हैं कि थायराइड ग्लैंड थोड़ा डिस्टर्ब चल रही है, ड्राई हेयर, लॉस ऑफ आईब्रो हेयर, इस तरीके का दिखेगा, तो दैट इज सिम्टम ऑफ हाइपोथायराइड। कॉजेज, पहला जो आपको प्रायोरिटी देना है, अगेन प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन, प्राइमरी कॉज इज आयोडीन डिफिशियंसी इन डाइट, ठीक है, वो रीजन वाइज भी क्वेश्चन याद रखना कि कोई हिली एरिया में है, कोस्टल एरिया में है, तो उस किसमें ग्वाइटर डिजीज देखी जा सकती है, और दोनों ही आयोडीन रिच डाइट में आयोडीन सॉल्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये कंडीशन दी गई है। तो उस केस में जो हिली एरिया है उसको तो सोर्स से फूड चेन के थ्रू भी नहीं जाएगा, और जो कोस्टल एरिया में है वो सी फूड के सोर्स से आयोडीन को इंटेक करेगा। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ऑफ टिश्यू ऑफ थायराइड ग्लैंड, किसी और रीजन से अगर इन्फ्लेमेशन है थायराइड ग्लैंड में तो भी क्या हो सकता है, वहां पे हाइपोथायराइडिज्म का केस हो सकता है, क्योंकि अगेन वही फॉलिकल डिस्टर्ब तो सिंथेसिस डिस्टर्ब, सिंथेसिस डिस्टर्ब तो हाइपोथायराइड, कम हुआ लेवल। कंप्लीट और पार्शियल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, किसी केस की वजह से, जस्ट सपोज किसी को यहाँ पे ट्यूमर हो जाता है तो उसके थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो जब थायराइड ग्लैंड रिमूव हो गया, कैंसरस टिश्यू वहां पे जनरेट हो गए थे, तो उस केस में उसका थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो उसको फिर
ट्रू लाइफ सप्लीमेंट पे रहना पड़ेगा कि थायरॉक्सिन के सप्लीमेंट के लिए वो कैप्सूल्स और टैबलेट लेगा। अनफेवरेबल इन्वायरमेंट फैक्टर, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, रेडिएशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है। वर्क इन हार्मफुल प्रोडक्शन, ठीक है, जो इस तरीके के इन्वायरमेंट में जिनका कहते हैं ना ऑक्यूपेशनल रहता है, वहां पे उनको भी हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। एनोमलीज इन द इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, अब ये हम तुम्हें बताएंगे जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे इसके बारे में। द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन फॉर थेरापेटिक पर्पज, ठीक है, कोई आपने रेडियो एक्टिव किसी थेरेपी के लिए अगर यहाँ पे यूज किया है तो उसका साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट वाली बात हो गई, रेडिएशंस को यूज किया गया और उसका साइड इफेक्ट थायराइड ग्लैंड पे हो गया। ड्रग थेरेपी डिप्रेसिंग थायराइड फंक्शन, ऐसी कोई मेडिसिन चल रही है, रेडिएशन हो गया, ये साइड इफेक्ट्स हो गए, ठीक है। कोई किसी चीज के लिए लिया गया था, जैसे सपोज कि जब आपका कोई ड्रग थेरेपी ऐसी चलती है तो उसको बोलते हैं केमोथेरेपी, एंड जब आपको रेडिएशन दिया जाता है तो उसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। तो केमोथेरेपी का भी इम्पैक्ट थायराइड ग्लैंड पे पड़ गया, एंड रेडियो रेस का जो यूज किया गया है रेडियोथेरेपी का भी, उसका इम्पैक्ट भी हो गया। तो एज अ रिजल्टेंट मतलब किसी भी केस में हमें नॉर्मल T3 T4 के लेवल को डाउन करना है, करना नहीं है मतलब हो रहा है, T3 एंड T4 नॉर्मल से बेलो जा रहा है। डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हो गया तो वो तो कई चीजों पे इम्पैक्ट करेगा, और उससे ही रिलीजिंग हार्मोन इम्पैक्ट हुआ, रिलीजिंग हार्मोन से पिट्यूटरी इम्पैक्ट हुआ, पिट्यूटरी से स्टिमुलेटिंग इम्पैक्ट होगा, एंड फाइनली यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक ब्रॉडर रेंज में बेटा छोटा सा मॉलिक्यूल सिक्रीट हो रहा है लेकिन वो बॉडी में मल्टीपल फंक्शंस करता है, इसलिए एक जो मेडिकल फील्ड के जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वाले डॉक्टर होते हैं ना, वो बहुत एक्यूरेट, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट हैं वैसे ही इनकी भी बहुत डिमांड होती है। कई चीजों के सिम्टम ऐसे दिखते हैं जो आप उसका कॉज आपको पता नहीं चलेगा नॉर्मल फिजिशियन से, लेकिन उसका कॉज कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसबैलेंस में छिपा होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर हाइपोथायराइड, देखो आजकल जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं ना प्रेगनेंसी इवन कंसीव करने के पहले भी कपल्स बहुत ज्यादा डॉक्टर के यहाँ विजिट करके एक अपना मेडिकल चेकअप वगैरह करा के जान लेते हैं, तो उस केस में डॉक्टर का पहला क्वेश्चन यही होता है कि मदर क्या थायराइड पेशेंट है, मतलब फीमेल जो है वो थायराइड पेशेंट है। थायराइड पेशेंट होगी तो उसका एक डिफरेंट चार्ट ही चलेगा पूरा 9 मंथ का, ठीक है। थायराइड पेशेंट नहीं है तो दूसरा चार्ट चलेगा। तो हाइपो, तो फिर थायराइड में भी हाइपो है कि हाइपर है। तो हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज, ये है मदर को, अब समझना, अब जेनेटिक्स आ रही है यहाँ पे। कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी, जो मदर वॉम में बेबी ग्रो कर रहा है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, क्यों। टू स्टंटेड ग्रोथ, उसका ग्रोथ स्टंटेड हो गया, ठीक। दैट इज नॉट ड्वार्फिज, ध्यान रखना, अभी हम बताते हैं इसके लिए, दैट इज क्रेटिनिस। और इन सब चीजों का टेस्ट अवेलेबल है, मदर वॉम में टेस्ट हो जाता है इन सब चीज का। जेनेटिक डिसबैलेंस, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अगर कॉज हो रहा है तो उसको वी कैन एनालाइज। बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, क्रेटिनिस, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता है, तभी तो बोलते हैं ना मदर को आयोडीन युक्त खाना देना चाहिए। लो इंटेलिजेंस पेशेंट, बेबी जो बॉर्न हुआ उसकी इंटेलिजेंसी लो हो सकती है। एबनॉर्मल स्किन, बताया पैचेस हो सकते हैं। डीफ म्यूटिस, ठीक है, उसकी कोई सुनने हियरिंग की कैपेसिटी में भी हो सकता है कि चेंजेस आ जाए। इन सब का रीजन क्या होगा, इन सब का रीजन छुपा था मदर के हाइपोथायराइडिज्म होने में। ओके, क्रेटिनिज्म के देखो ये कॉन्जेनाइटल मतलब जेनेटिक क्रेटिनिज्म हो गया। नोट पफी फेस, प्रोट्रूडिंग टंग, प्रोट्रूडिंग मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ निकली हुई टंग। पेरी ऑर्बिटल एडेमा, पूरा एक आपको फूला हुआ शरीर दिख रहा है, फुली हुई बॉडी दिख रही है। ड्राई स्किन, अम्बिलिकल हार्निया, उसके हार्निया कॉजेज रहेगा, अम्बिकल कॉर्ड से रिलेटेड रहेगा। ड्राई स्किन रहेगी, ड्राई हेयर रहेगा, इट इज ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। क्रेटिनिस को कभी भी डॉर्फिस से कंफ्यूज नहीं करना, यही यहाँ से क्वेश्चन आता है और बहुत ज्यादा आपको नहीं समझना है। लैक ऑफ थायरोक्सिन फ्रॉम बर्थ और बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ क्योंकि मदर थी हाइपोथायराइड,
ये हम रिवाइज कराएंगे तुम लोग को कुछ कुछ जेनेटिक्स के टाइम में, ठीक है, कि कौन सी डिजीज मदर से बेबी की तरफ जाती है, कौन सी डिजीज मदर से सन की तरफ जाएगी, कौन सी डिजीज मदर से डॉटर की तरफ जाती है, या दोनों में जाती है। कुड बी फ्रॉम लैक ऑफ थायराइड ग्लैंड और लैक ऑफ आयोडीन इन मदर, सीवियर एंड इरिपेरेबल मेंटल डिफेक्ट, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर मोस्टली इनरिपेरेबल होते हैं। जीन थेरेपी अब आने लगी है, तो जीन थेरेपी से उनका ट्रीटमेंट है अब, मतलब 2000 से समझ लो, 1990 के बाद से समझ। स्टंटेड ग्रोथ, छोटे ग्रोथ, लेकिन दैट इज नॉट ड्वार्फिज। ड्वार्फिज में सब कुछ नॉर्मल था, बस हाइट कम थी, ठीक है। किसी की हाइट नॉर्मल हाइट से कम है तो उसको बोलते हैं ड्वार्फिज। लेकिन किसी का पूरा डेवलपमेंट, मेंटल रिटार्डनेस, जेनेटिक डिसऑर्डर से हाइट कम है, दैट इज क्रेटिनिस, ठीक है। तो रिड्यूस ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ मेनी ऑर्गन्स, और ये इंटर रिलेट कर देगा फिर ग्रोथ हार्मोन के साथ, और जैसे जैसे बच्चे की बॉडी बड़ी होगी, बच्चा बर्थ के बाद बड़ा होता जाएगा, उसके ग्रोथ हार्मोन पर भी इम्पैक्ट है, तो उसका पूरा डेवलपमेंट रुक जाएगा। और पहले इस तरीके के बहुत बच्चे होते थे, इसलिए अभी देखो गवर्नमेंट स्कीम, अगर तुम जरा भी इधर उधर सुनते होगे, तुम लोग तो बहुत लोगों के घर में मेडिकल खुद ही पेरेंट्स हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, तो तुम सुनोगे कि नॉर्मल सा इसका जो एक प्रिकॉशन आया वो यही आया कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, तो आधे से ज्यादा तो इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। नाउ कंपैरिजन देखो, क्रेटिनिस एंड ड्वार्फिस, मेंटल रिटार्डेशन, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नॉर्मल, ठीक है, जैसे कल हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, ठीक। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर डिसअप्रोप्रिएट, प्रोपोर्शनेट, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनेट मतलब कितना लंबा हाथ होगा, ये पैर होगा, ये सब पूरा प्रोपोर्शनली, कि वो व्यक्ति छोटा है, वो ह्यूमन बीइंग ड्वार्फ है, लेकिन उसके हाथ पैर सब कुछ एक रेशियो में ही छोटे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि कोई बॉडी का पार्ट डिसअप्रोप्रिएट ग्रोथ कर गया, कोई नॉर्मल है, जिसमें मेनली आपको एक चेंजेस जो दिखेगा वो फेस में दिखता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम इज अफेक्टेड, यहाँ पे रिप्रोडक्शन सिस्टम नॉर्मल होने के चांसेस, उससे कोई रिलेशन ही नहीं है डॉर्फिस का। डॉर्फिस इज रिलेटेड टू मस्कुलर एंड बोनी ग्रोथ। मिक्सिडेमा, जिसके बारे में एनसीईआरटी नहीं लिखा है, ये ले लो स्क्रीनशॉट, नोट डाउन कर लेना, इज अनदर टर्म फॉर severely advanced hypothyroidism. This is a condition that occurs when body does not produce enough thyroid hormone. इसमें भी आपको इस तरीके से एडेमा आया, मतलब स्वेलेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, और एक पैचेस जैसे स्ट्रक्चर लेग्स में दिखने लगते हैं। दिस इज अगेन, ये आपको एक बार मैच द कॉलम में पूछा गया है, दैट इज रिलेटेड टू हाइपो और हाइपर, तो आंसर इज हाइपोथायराइडिज्म। ओके, इन एडल्ट वुमेन, अब देखो तुम इस पूरे चैप्टर में इस पूरे पार्ट ऑफ चैप्टर में वुमेन वुमेन ही चल रहा है, इसलिए मैंने कल ही मेंशन किया था कि थायराइड के केस मोस्टली वुमेन्स में देखे जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर, दिखाया मैंने सिम्टम्स में, ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, द रेड। अब ये हाइपरथायराइडिज्म कल देखेंगे, ठीक है। ये कैसा है कि कैंसर सेल है, लेकिन है तो वो थायराइड की सेल, तो आपका क्या हुआ, थायरॉक्सिन लेवल बढ़ रहा है। अब हर केस में हाइपरथायराइड में कैंसर नहीं होता, ये पहले ही हम डिस्क्लेमर देते रहे। एक रीजन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, आपको ओवरऑल नंबर बढ़ाना, ठीक है। जैसे अभी आपने हाइपोथायराइड में क्या किया, ग्वाइटर का हो गया, कैसे, क्योंकि साइज बढ़ा, नंबर बढ़ा, ठीक है। तो ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, इसलिए ग्वाइटर जो बाहर से स्वेलिंग का सिम्टम दिखता है, वो आपको हाइपरथायराइड में भी रह सकता है, हाइपोथायराइड में भी रह सकता है। The rate of the synthesis and secretion of the thyroid hormones is increased to abnormal high levels, leading to a condition called hyperthyroid. सेम वही बात, ठीक है, ये नॉर्मल था, ये इधर जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज अगेन डिजीज। अब ये डिजीज क्या होगी, हाइपरथायराइडिज्म, विच एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी। अब हर चीज फास्ट होने लगेगा, ओके। जनरल व्यू समझ में आया, और इसका फीडबैक इनिबिशन कौन करेगा। अब देखो इसमें ब्लड रिपोर्ट कैसे आती है समझना, इसमें टीएसएच लो अमाउंट में आएगा, टीएसएच लो अमाउंट में, क्योंकि ऑलरेडी थायराइड हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, T3 T4 नॉर्मल से ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, नॉर्मल से ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, तो ये तो फीडबैक इनिबिशन कर रहे हैं।
फीडबैक इनिबिशन यहाँ पे दिखाया पिट्यूटरी में, यहाँ पे भी हो सकता है। तो आपका TRH और TSH लो रहेगा, लेकिन जादू क्या है कि T3 T4 बढ़ा हुआ है। इसका मतलब इसका बहुत कम अमाउंट भी इसके सिंथेसिस को रेगुलेट कर रहा है। दैट इज द केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। चलो आज यहीं पे ओवर करते हैं, कल इसके बाद देखेंगे। कोई क्वेरी? ये सब समझ में आया? 20 स्टूडेंट ज्वाइन किए थे, अभी बचे हैं 10। वेरी गुड। तुम लोग तो एकदम डिसिप्लिन और इंटेलिजेंसी का खजाना। बताओ, ब्राह्मणी, फरेहा, इकरा, ईशा, कश्मीरा, केतकी, मनाली, पृथ्वी, पार्थ, यश, एनी डाउट? नो, देन टाटा बाय बाय। वेरी गुड, रिवाइज करो, MCQ सॉल्व करो, टेस्ट की प्रिपरेशन करो। बाय बच्चों, बाय।